हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज महत्वपूर्ण और नेचुरल, जिसे हम कहते हैं प्रकृति से संबंधित टॉपिक है। प्रकृति से संबंधित टॉपिक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रकाश के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और प्रकाश वस्तुओं को देखने के काम आता है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आप विशेषता देखिए, सबसे पहले विशेषता आप देखिए, वास्तव में प्रकाश के द्वारा तो वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। कुछ नास्तिक लोग इस बात की चर्चा करते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं, आपको बता रहा हूं। आप ध्यान दीजिए, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, दिखाई कहाँ पड़ता है, कैसे दिखाएंगे। तो जिस प्रकार से बिल्कुल प्रकाश से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, प्रकाश जो है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश के प्रभाव के कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से ईश्वर है, भगवान है, जिसके कारण भगवान तो हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसके मतलब जो प्राकृतिक घटनाएं हैं या उसका जो प्रभाव है वो हम हर क्षण महसूस कर सकते हैं। देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार से क्या है, निर्वात में चल सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। इसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये सभी चीजें छोटे स्तर पे आप पढ़ चुके हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे इस प्रकार की तरंगे होती है जिन्हें के चलने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और यह बिना माध्यम के निर्वात में चल सकती हैं। अब आप देखिए, बात कर रहे हैं हम प्रकाश के परावर्तन तथा परावर्तन के नियम की। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, आप समतल दर्पण के द्वारा सभी लोग अपना चेहरा दर्पण देखते हैं, तो आप जानते हैं उसके पीछे क्या होती है, पॉलिश होती है। और पॉलिश होने के कारण यह दर्पण से टकराकर क्या होता है, वापस लौटता है, और वापस लौटने के कारण जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो आप मान सकते हैं किसी चिकने तल या उच्च कोटि की पॉलिश किए हुए तल के द्वारा प्रकाश का परावर्तक तल से टकराकर वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम है जिन्हें आप पुराने क्लासों में पढ़ चुके हैं। इधर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये आपका परावर्तक तल है, यानी दर्पण है। इस साइड पर क्या की गई है, पॉलिश की गई है। सबसे पहले प्रकाश की जो किरण आपतित होती है, मतलब गिरती है, टकराती है, उसे हम कहते हैं आपतित किरण। जिस पॉइंट पर टकरा रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। और टकराने के बाद ये क्या होती है, वापस लौट जाती है। परावर्तन का मतलब एक प्रकार से क्या है, वापस लौटना, ये परावर्तित हो जाती है। तो ये क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर जो हमने 90 का कोण बना दिया उसे हम क्या कहते हैं, अवलंब कहते हैं। तो आई यहाँ पर अवलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला जो कोण है वो आपतन कोण है, और परावर्तित किरण तथा अवलंब के बीच बनने वाला जो कोण है वो परावर्तन कोण है। अब हम बात करते हैं इसके जो दो नियम है उनके बारे में। सबसे पहले आप देख रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब, तीनों क्या है, तीनों एक ही तल में होते हैं। यही मैंने लिख भी दिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है, हमेशा ही आई जो है वो आपतन कोण है और आर क्या है, परावर्तन कोण है। हमेशा ही आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर है। बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की। और गोलीय दर्पण जो होते हैं जिसका एक पृष्ठ हो, है ना, एक पृष्ठ कैसा हो, जैसे आप समझ सकते हैं, इन चित्रों को देख सकते हैं। इसका एक पृष्ठ कैसा है, एक जहां पर ये आप डॉटेड दिखाई पड़ रहे हैं, यहां पर पॉलिश है, एक पृष्ठ है वो कैसा हो, इस टाइप का हो, इस टाइप का धसा हुआ। अगर धसा हुआ पृष्ठ है, इस साइड पर पॉलिश है, जैसा मैंने आपको बताया है, तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। इसी प्रकार से दूसरा है, अगर ये कैसा हो, यही वाला जो पृष्ठ है, परावर्तक जो पृष्ठ है वो उभरा हुआ हो, इस टाइप से हो, तो ये वाला आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है उत्तल दर्पण। इस प्रकार से आपके जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 है ध्रुव।
पहला आपका कौन सा है, नंबर 1 पर है ध्रुव, पोल कहते हैं जिसे। ये जो गोलीय दर्पण है, ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है। आप समझें, एक बड़ा सा गोला हम कंसीडर कर लें, मान लें उस गोले के छोटे से भाग को काट लिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। तो ध्रुव क्या होता है, जो दर्पण है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इसका दर्पण का जो ठीक केंद्र होता है, बीच वाला भाग होता है केंद्र, इसका जो केंद्र होगा, आप समझे, इसका जो केंद्र होगा उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो वक्रीय भाग जिसे हम दर्पण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, उसका जो केंद्र है उसे हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं पोल। नंबर 2, दूसरा आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, ये बेटा किसी गोले का कटा हुआ भाग है। जैसे मैं आपको चित्र से समझाना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये गोला है, तो इस गोले का क्या होगा, केंद्र होगा कहीं ना कहीं पर। इस गोले से अगर मान लीजिए हमने ये वाला भाग काट लिया, इतना भाग, ठीक है नहीं, तो ये क्या बन गया, दर्पण बन गया। तो ये जो दर्पण है, जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र है, इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। अगला आता है, ये 2 डेफिनेशन हो गई, वक्रता त्रिज्या। जिस गोले का ये कटा हुआ भाग है, उस गोले की जितनी त्रिज्या होगी, जैसे ये वक्रता केंद्र है, तो बेटा इस गोले की जो भी त्रिज्या होगी, ये वाली अगर आप समझ रहे हो, तो ये वाली जो डिस्टेंस है गोले की, जिसे त्रिज्या कहते हैं, वो यहाँ पर क्या कहलाई, वक्रता त्रिज्या कहलाई। हम कह सकते हैं दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे आए नंबर 4 पर। नंबर 4 डेफिनेशन अगर हम आए तो ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है, मैंने आपको बताया था यहां पर, ये तो इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव को केंद्र से मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है, इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। नंबर 5 आता है मुख्य फोकस। ये महत्वपूर्ण है, और मुख्य फोकस की जो परिभाषा है वो उत्तल के लिए और अवतल के लिए, दोनों दर्पणों के लिए है। तो मैं आपको एक परिभाषा बता रहा हूं। सबसे पहले अवतल दर्पण, देखिए महत्वपूर्ण परिभाषा है आपके अनुसार, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये इसका क्या हो जाएगा, आप जाने से पी कह सकते हैं, ये हो गया पोल, जिसे कहते हैं ध्रुव। अब यहां पर इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र। तो ये वाली बेटा जो लाइन हो जाएगी, ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई मुख्य अक्ष। अब आप देखिए परिभाषा हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर कुछ प्रकाश की किरणें लें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें, यह दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु पर जाकर फोकस होती हैं।
एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, मिलती हैं। ये देखिए, ये प्रकाश की जो किरणें हैं ये अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु पर जाकर क्या होती हैं, फोकस होती हैं। उसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। और ध्रुव से लेके मुख्य फोकस तक की जो दूरी है उसी को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोकस। तो छठी डेफिनेशन किसकी हो गई, मुख्य फोकस दूरी भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं फोकस। तो परिभाषाएं मैं मुख्य फोकस और फोकस दूरी की फिर से आपको बता रहा हूं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु होता है जिस पर जाकर क्या होती है, फोकस होती हैं, एक प्रकार से एकत्रित होती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी है वो कहलाती है फोकस दूरी। मुख्य फोकस दूरी कह सकते हैं या साधारणतः हम इसे फोकस दूरी। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दो प्रकार के दर्पण होते हैं, आप जानते हैं। एक कहलाता है अवतल दर्पण जिसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इन दर्पणों के द्वारा, दोनों प्रकार के दर्पणों के द्वारा किस स्थिति में वस्तु स्थित होने पर इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और किस प्रकार बनता है, इसका आज हम इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा 6 स्थितियों में वस्तु के स्थित होने पर प्रतिबिंब बनते हैं। पहली स्थिति जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली स्थिति है, वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। अनंत पर स्थित वस्तु को हमने क्या लिया, ओ डैश लिया है। अनंत से आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो आपतित होने के बाद पहली प्रकाश की किरण है वो तो फोकस से होकर जाती है, और फोकस से होकर जो जाती है प्रकाश की किरण वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और एक प्रकाश की किरण कहां से जाती है, वक्रता केंद्र से जाती है। तो ये जिस मार्ग पर जा रही है उसी मार्ग पर क्या होती है, वापस होती है। तो ये प्रकाश की परावर्तित किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वहां पर ये प्रतिबिंब बनता है आई डैश। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, और वस्तु के आकार से क्या होता है, छोटा। अब हम इसकी दूसरी स्थिति में बात कर रहे हैं, वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो। ये वस्तु है, ये तो आपका सीफा और सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर वस्तु है, इस वस्तु को हम क्या मानते हैं, वस्तु को मानते हैं ओ डैश। ओ डैश कैसे प्रतिबिंब बनेगा, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर इसके टॉप से होकर जाती है, शिखर से होकर जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये मैं आपको परिभाषा में बता ही चुका हूं। और एक प्रकाश की किरण यह जाती है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, वो जिस मार्ग पर जाती है उसी मार्ग पर दर्पण के बाद क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद वापस होती है। तो ये आपका जो प्रतिबिंब बनेगा आई डैश बनेगा। और आई डैश जो प्रतिबिंब बनना है आपसे, फोकस, इसका जो फोकस बिंदु है और वक्रता केंद्र है उसके बीच में बनना है। यहां पर भी कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से आकार से क्या होता है, छोटा होता है। तीसरी स्थिति की हम बात कर रहे हैं, वस्तु जब कहां है, वक्रता केंद्र पर है। वक्रता केंद्र है सी, यहां पर सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। एफ यहां पर क्या है, एफ है यहां पर फोकस बिंदु है। पी क्या है, पोल है जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ओ डैश हमने वस्तु मानी है, ऑब्जेक्ट माना है, और आई डैश क्या है, जो इमेज बन रही है उसे माना है। तो आप इसमें देखिए वस्तु इस बार कहां पर है,
सी पर है, वक्रता केंद्र पर है, तो आप देखिए एक प्रकाश की जो किरण है वो तो टॉप से जाएगी सीधी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण आप जानते हैं कहां से, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, इस स्थिति में आ गई। और दूसरी प्रकाश की जो किरण है वो फोकस से होकर जा रही है, और फोकस से होकर जो प्रकाश की किरण जाएगी आप समझाए मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, और ये आपका प्रतिबिंब आई डैश बनता है। ये वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ये नीचे की साइड पर बनता है, तो प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। यहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, और दूसरा यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर। हम चौथी स्थिति की बात कर रहे हैं। चौथी स्थिति में मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु रखी है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी है, देखिए ओ डैश, ध्यान दें थोड़ी जगह कम है, ये वाला जो सी है, सी पॉइंट है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ क्या है, यहाँ पर मुख्य फोकस है, इनके बीच में ये वस्तु रखी है ओ डैश। सबसे पहले प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की किरण इसके शिखर से, टॉप से मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर एकत्रित होती है। तो ये कहां से होकर जाएगी, ये होकर जाएगी मुख्य फोकस से। दूसरा आप देखिए, एक प्रकाश की किरण जाएगी फोकस से होती हुई, और फोकस से होती हुई जो प्रकाश की किरण जाएगी वो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा आई डैश बनेगा। ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु के आकार से कैसा बनता है, बड़ा बनता है। अगली पांचवी पोजीशन में हम आ रहे हैं, वस्तु मुख्य फोकस पर है, ओ डैश क्या है, वस्तु है, एफ क्या है, मुख्य फोकस है। तो एक तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की जो किरण है वो फोकस से होकर जाती है, और दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये कहां से होकर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो मुख्य फोकस पर रखी हुई जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा। केवल अवतल दर्पण के लिए एक स्थिति नंबर 6 इस प्रकार की होती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। इसमें अवतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। किस प्रकार से बनेगा मैं आपको बता रहा हूं। इस बार जो वस्तु है पोल माने ध्रुव P, और मुख्य फोकस के बीच में है, ये है ओ डैश, ये इसका मुख्य फोकस है, और ये क्या है, पोल है। सबसे पहले प्रकाश की एक किरण क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये वाली प्रकाश की किरण। और प्रकाश की किरण जब दर्पण से परावर्तित होती है, तो परावर्तित होने के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तित होने के बाद ये फोकस से होकर गुजरती है। इसी प्रकार से एक प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की किरण एक जाएगी पीछे बढ़ाने, ये प्रकाश की किरण है, अगर हम इसे ये दर्पण से परावर्तन के बाद अगर हम पीछे देखें तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और ये किरणें अगर हम देखें तो जाके आई डैश ये वाला प्रतिबिंब बनाती है। यह प्रतिबिंब, इन दोनों प्रकाश की किरणों को क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये प्रतिबिंब एक तो दर्पण के पीछे बनता है। ये प्रतिबिंब कैसा होता है, ये प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी होने के साथ साथ कैसा होता है, सीधा होता है, और वस्तु के आकार का क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये 1 2 3 4 5 इन पांचों स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, और कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। एक छठी स्थिति है जिसमें बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं उत्तल दर्पण से। तो उत्तल दर्पण में वस्तु की दो स्थितियों में ही प्रतिबिंब बनते हैं। सबसे पहली स्थिति है, वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। वस्तु जब अनंत पर है तो वहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें
ये प्रकाश की किरणें जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं और मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु F, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये वाली आती हुई प्रतीत होती है। तो वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, आभासी बनेगा और कैसा होगा, सीधा होगा। अब आप देखिए, हम दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में है। ये तो ध्रुव है पोल और ये वाली इधर अनंत है, यहां पर ओ डैश है। तो ओ डैश स्थिति में प्रतिबिंब बनने के लिए देखिए, एक तो प्रकाश की किरण कहां से होके जाएगी, शिखर से होके जाएगी। शिखर से होकर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की जो किरण है, मैंने आपको बताया था, ये क्या होगी, ये प्रकाश की जो किरण है ये उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, वहां से आती हुई प्रतीत होगी। और एक प्रकाश की जो किरण है ये कहां से होकर जाएगी, ये जाएगी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो अगर हम इसे देखें, इसका प्रतिबिंब आई डैश बनता है। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी बनने के साथ साथ क्या होगा, वस्तु के आकार से कैसा होगा, छोटा बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो आप समझ सकते हैं, उत्तल दर्पण में केवल दो स्थितियां होती हैं और दोनों स्थितियों में जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु के आकार से क्या बनता है, छोटा बनता है। वो है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब के बारे में, जिनके बारे में अगर आप देखते हैं, जब आप पढ़ेंगे, अभी 10th क्लास में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अक्सर आप सुनते हैं, कभी कहते हैं प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बनना है, कभी प्रतिबिंब कैसा बनना है, वास्तविक बनना है। तो ये आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, इसे वास्तव में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, आपको सबसे पहले हम बता रहे हैं प्रतिबिंब क्या है। दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसकी जो दर्पण में आकृति बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पण के सामने रखी हुई किसी वस्तु का दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरी बिंदु पर आकर मिलना या किसी दूसरे बिंदु से चलकर आता हुआ प्रतीत होना, यही क्या होता है, यही प्रतिबिंब के बनने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, मैं आपको बता रहा हूं। यदि, अभी मैं उदाहरण के द्वारा आपको बताऊंगा, यदि परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं, तब तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक। और अगर परावर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, प्रतीत शब्द ध्यान दे, प्रतीत हो रही हैं यानी आता हुआ आभास हो रहा है उनका, तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। तो मैंने बताया अभी आपको, यदि किसी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो इसको बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, मैंने आपको, हालांकि ये उदाहरण मैंने लिया है, एक ही प्रकार के दर्पण का उदाहरण ले सकते थे, लेकिन वास्तव में आपको समझ में आ जाए तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी की जो परिभाषा है, उसके चित्र को मैंने समझाने के लिए यहाँ पर उपयोग किया है। देखिए, ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा आप जानते हैं। मैंने आपको बताया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं यानी वास्तव में मिलती हैं, ठीक है नहीं, तो वो क्या कहलाता, फोकस कहलाता है। तो डेफिनेशन से तो यहाँ पर विशेष कोई यहाँ पर इस वीडियो में या इस टॉपिक में लेना नहीं है, लेकिन मेन चीज आप ध्यान दीजिए, वास्तव में मिल रही हैं, तो ये प्रतिबिंब कैसा हुआ, वास्तविक हुआ। प्रतिबिंब कैसा हुआ, वास्तविक। अब हम दूसरे प्रकार के प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। इन चित्रों को जो मैंने बनाए, ध्यान से समझ लें, आपके 100% समझ में आ जाएगा कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। ये बेटा विज्ञान जो सब्जेक्ट है, आप लोग समझ रहे, रटने का नहीं है। हमने केवल ये रट लिया कि वास्तव में आकर मिल रही हैं, अब हमारी समझ में ही नहीं आ रहा, बस हमने याद कर लिया वास्तव में आकर मिल रही हैं।
वो आपकी उसमें सब्जेक्ट में गहनता नहीं आएगी। और अगर आप उसे समझ रहे हैं, देख रहे हैं चित्रों से, आपके मन में उतर रहा है, दिल में उतर रही है वो चीज़, तो आगे आप साइंस के बढ़िया स्टूडेंट बनेंगे। दूसरे प्रकार की मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब की। यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी किसी बिंदु से आने का आभास होता है, वास्तव में आ नहीं रही है, प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, इसके लिए हमने उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का जो फार्मूला है या फोकस का जो फार्मूला है उसके द्वारा समझाने का प्रयास किया है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब ये क्या हुई बेटा, ये एक प्रकार से फैल गई, एक प्रकार से हम कहते हैं अपसरित हो गई। तो अपसरित होने के बाद, है ना, मतलब ये चौड़ी हो गई, ऐसे मान सकते हैं, यूं जा रही थी और यूं हो गई, चौड़ी हो गई, ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो एक ऐसा लग रहा है एक निश्चित बिंदु से आ रही हैं। जब हम चित्र में बनाते हैं वास्तविक और आभासी को, तो आप समझे जहाँ पर डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं तो आती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए सूचक है उसका। और हम डायरेक्ट पूरी लाइनों के द्वारा बनाते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब का ये सूचक है। तो मैंने यहाँ पर फोकस दूरी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा के चित्र को बनाकर आपको वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, क्या होते हैं, इनको समझाने का प्रयास किया है। दर्पणों के उपयोग के बारे में, तो एक तो आप जानते हैं दर्पण आपने पढ़ा हुआ, जो समतल दर्पण होता है, चेहरा देखने के लिए हम जनरली घर में उसे यूज करते हैं, सभी उसके बारे में जानते हैं। दूसरे प्रकार के जो दर्पण होते हैं वो गोलीय दर्पण होते हैं, और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। तो तीनों प्रकार के दर्पणों का उपयोग आवश्यकता अनुसार हम अलग अलग स्थितियों में करते हैं। उसका कारण क्या है और क्या क्या उपयोग है मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं अवतल दर्पण के उपयोग पर। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है, नाई की दुकान पर, बार्बर की दुकान पे जब आप कटिंग करवाने जाते हैं, शेविंग वगैरह के लिए जाते हैं, तो सामने लगा हुआ मिरर कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण में मनुष्य का जो चेहरा है, हमारा चेहरा है, हम ऐसे कह सकते हैं, हमारा चेहरा जो है वो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है। और इसी स्थिति में आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी है, इसी स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है, जिससे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। दूसरा आपने जानते हैं जो ENT डॉक्टर्स हैं, आँख, कान, नाक और दांतों के डॉक्टर हैं, उसे इसे दर्पण को प्रयोग करते हैं। दांतों के डॉक्टर आपने देखा होगा, प्रकाश को परावर्तित करने के बाद दर्पण से दांत पर डालते हैं और वहां से उसका प्रतिबिंब बड़ा और स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है, जिससे वो बता देते हैं कि दांत में क्या प्रॉब्लम है। अक्सर वो जैसे ही प्रकाश डालते हैं दर्पण के द्वारा, वो कहते हैं आपके दांत में क्या कीड़ा लगा हुआ है, तो उसी से वो देखते हैं। अगला आपका आता है टेबल लैंप के शैडो में। तो टेबल लैंप है, टेबल लैंप के द्वारा हम स्टडी टेबल पे इसका प्रयोग करते हैं, और स्टडी टेबल पे प्रयोग करते समय इसके जो बल्ब लगा होता है, लाइट लगी होती है, उसके पीछे ये होता है, और इसके पीछे होने के कारण ये क्या करता है, पीछे से प्रकाश को परावर्तित करके एक निश्चित स्थान पर, जहां पर आपकी बुक वगैरह रखी हुई है, वहां पर डाल देता है, जिससे आपको बुक वगैरह पढ़ने में आसानी रहती है। अब आपका दूसरा आ रहा है उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग बेटा एक तो गली और बाजारों में लगे हुए जो लाइट हैं, लैंप हैं, उनके ऊपर किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या कर देता है, प्रकाश को एक प्रकार से फैला देता है, और प्रकाश को जब वो फैला देता है तो फैलाने के बाद अधिक क्षेत्र में जो लैंप है उसका प्रकाश दर्पण पर पड़ने के बाद अधिक क्षेत्र में प्रकाश कर देता है। और दूसरा इसका उपयोग है मोटर कार में ड्राइवर की सीट के पास। तो जो ड्राइवर होते हैं, जो व्हीकल 4 व्हीलर चलाते हैं, ये ड्राइवर्स हैं, या आपके जो 2 व्हीलर है उसकी साइड में जो लगा हुआ मिरर है, ये भी कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं, समतल दर्पण का क्यों नहीं करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग करके ड्राइवर अपने से पीछे ज्यादा क्षेत्र का, फायदा ये कि ज्यादा क्षेत्र के से आने वाले पीछे के वाहनों को देख सकता है, जबकि समतल दर्पण से ऐसा करना संभव नहीं है।
दर्पण सूत्र तथा आवर्धन जो है, देखिए अगर कोई दर्पण है, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम चिन्ह प्रॉपर्टी लेते हैं, तो जरा इधर ध्यान दें। जैसे ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का ये हो जाएगी आपकी मुख्य अक्ष। तो सबसे पहले आप देख लीजिए किस प्रकार से इसमें इस साइड पर जो दूरियां होंगी, इस साइड पर यानी सामने जो दूरियां होंगी, उन सभी दूरियों को हम कैसा लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ध्यान रखेंगे इधर की जो दूरियां ली जाएंगी, ये वाली दूरियां ली जाएंगी नेगेटिव, ऋणात्मक। और दर्पण के दूसरी साइड पर हम समझ सकते हैं अंदर की ओर ये दूरियां जब जरूरत पड़ेगी तो क्या ली जाएंगी, पॉजिटिव, धनात्मक। एक चीज ये होगी। दूसरा बेटा, दर्पण के पोल से, जिसे हम ध्रुव कहते हैं, ध्रुव से वस्तु, जिसे हम बिंब कह सकते हैं, वस्तु तक की जो दूरी है, मान लीजिए यहां पर वस्तु रखी है, ये हो गई वस्तु, ये दूरी आपकी कहलाएगी, इसे हम कहते हैं स्मॉल यू, स्मॉल यू। और मान लीजिए यहां पर इसके बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंब तक की दूरी आपकी ध्रुव से क्या कहलाएगी, ये कहलाती है वी। और दर्पण की फोकस दूरी जो है, दर्पण की फोकस दूरी को मैं आपको पिछले बता चुका हूं। दर्पण की जो फोकस दूरी है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्य फोकस दूरी या फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। तो एक संबंध होता है स्मॉल एफ यू और वी में। हम कह सकते हैं दर्पण से वस्तु तक की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी में एक संबंध होता है। इसी संबंध को हम क्या कहते हैं, इसी संबंध को हम कहते हैं दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। वस्तु हमेशा इस साइड पर होगी, इसलिए यू का मान कैसा होता है, नेगेटिव। प्रतिबिंब इस साइड पर ही बनना है अगर, तब तो v का मान नेगेटिव होगा। और प्रतिबिंब अगर दूसरी साइड पर बनना है, इस साइड पर बनना है, तो यही वाला मान कैसा हो जाएगा, v का मान हो जाएगा पॉजिटिव। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी कैसी होगी, नेगेटिव। और अगर उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो ये तो आपका हो गया दर्पण सूत्र। अब दूसरी चीज क्या थी, आवर्धन। आवर्धन, जो वस्तु है उस वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब जो बनना है वो कितना बड़ा बनना है, उसका आकार कितने गुना है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। किसी प्रतिबिंब का आकार किसी वस्तु के आकार से कितना गुना है, इसी को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन मेन रूप से हमें ये जानकारी देता है कि किसी वस्तु का जो आकार है, ठीक है, तो प्रतिबिंब के आकार की तुलना में जो वस्तु का आकार है, उस वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कितने गुना है, इसे हमें आपको बताना है। यही आवर्धन है। तो आवर्धन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये निकालना है कि प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा है। तो आवर्धन निकालने के लिए हम प्रतिबिंब का आकार कह सकते हैं, या प्रतिबिंब की क्या कह सकते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं। ऊंचाई या आकार को समझने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे डिवाइड करते हैं हम वस्तु की ऊंचाई से। अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या मान लें, h' मान लें, जैसा बुक में बताया गया है, और वस्तु की ऊंचाई कितनी मान लें, h मान लें, तो ये फार्मूला बन गया h'/h। इसमें एक चीज और आप ध्यान रखेंगे,
अगर प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनना है, प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनना है यानी ऊंचाई ऊपर की ओर ले रहे हैं, तब तो पॉजिटिव लेंगे। और अगर नीचे की ओर लेंगे, अगर नीचे की ओर बनना है तो नीचे की ओर बनने के पर इसी की हम जो ऊंचाई लेंगे या आकार लेंगे वो कितना लेंगे, वो लेंगे नेगेटिव। अब इसी एक संबंध को, आवर्धन को हम वस्तु से दर्पण की दूरी और वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी से भी संबंधित कर सकते हैं। तो वहां पर आवर्धन आ जाता है, ये आवर्धन आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v और दर्पण से वस्तु की दूरी, ये आवर्धन आ जाता है v/u। और चिन्ह के साथ इसे लिखेंगे तो ये आ जाता है -v।